तो गांधी इरविन पैक्ट, हम अब जो लोग हमें रिसेंटली जो है जिन्होंने ज्वाइन किया है तो उनको बताता चलूँ कि हमने इसको, ये जो पाकिस्तान स्टडीज़ है, ये हमने 7/12 से जो है वो स्टार्ट किया था, जब मोहम्मद बिन कासिम जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर तशरीफ़ लाए थे। तो अब हम वो सारा कुछ मरहले तय करके अब 1931 में पहुंच चुके हैं, जहां पर हम अब डिस्कस करने वाले हैं गांधी इरविन पैक्ट, जो कि 1931 में हुआ था। इस हवाले से हमने पढ़ना है द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड इन 1931। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो एक MCQs आपका यहाँ से बन सकता है। आगे चलते हैं। द गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, किन किन लोगों के दरमियान ये साइन हुआ था? तो महात्मा गांधी जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर थे, और वाइस रॉय लॉर्ड इरविन जो कि उस वक्त वाइस रॉय थे सब कॉन्टिनेंट के या यूनाइटेड इंडिया के, उन दोनों के दरमियान ये किस जगह पर साइन हुआ था? ये लंदन में साइन हुआ था। और किस तारीख़ में साइन हुआ था? 5 मार्च 1931 में साइन हुआ था। तो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि किन दो लोगों के दरमियान इरविन जो पैक्ट है साइन हुआ था? तो ऑब्वियसली इसका जो पूरा का पूरा आपकी हेडिंग है वही बता देती है, गांधी और इरविन के दरमियान ये साइन हुआ था। तो इरविन कौन थे? वो लॉर्ड थे उस वक्त यूनाइटेड इंडिया के, और लंदन में ये साइन हुआ था 5 मार्च 1931 को। इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस पैक्ट। कोई भी पैक्ट होता है दुनिया में, कोई भी पैक्ट आज की तारीख़ में भी जो साइन होते हैं उसके कोई ना कोई फ़ीचर्स मौजूद होते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें डिस्कस होती हैं। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या क्या चीज़ें डिस्कस हुई वो मैं आपको बताने लगा हूँ, इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। तो गांधी इरविन पैक्ट में के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड एग्री टू डिसकंटिन्यू द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर्स में पता होगा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट क्यों स्टार्ट करवाई थी, ये हम सारा ब्रीफ तरीके से पढ़ चुके हैं, तो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने नहीं देखा तो वो पिछले लेक्चर्स हमारे देख सकते हैं कि सिविल डिसओबीडियंस क्यों स्टार्ट की गई थी गांधी की तरफ से। तो इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ये एग्री किया कि हम जो है वो सिविल डिसओबीडियंस जो है वो डिसकंटिन्यू कर देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उसके बाद द इंडियन नेशनल कांग्रेस वुड एग्री टू ज्वाइन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने शिरकत नहीं की थी। ठीक है, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें शिरकत नहीं की थी, तो फिर जो वाइस रॉय लॉर्ड इरविन थे उन्होंने गांधी को इस बात पर एग्री किया कि आप जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। ठीक है, जो कि 1932 में हुई थी। उसके बाद हम आगे चलते हैं। ब्रिटिश वुड विड्रॉ ऑल ऑर्डर्स, यानी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसने अपने ऑर्डर्स जो है वो सारे विड्रॉ करने थे। कौन से? इम्पोजिंग कर्ब्स ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी पर उन्होंने कर्ब्स लगा दी थी, पाबंदियाँ लगा दी थी, और जो आज भी हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में पॉलिटिकल सिस्टम में पाकिस्तान में लगती हैं। जैसे लब्बैक पाकिस्तान जो एक पार्टी है, या रसूलुल्लाह लब्बैक पार्टी जो है, उस पर भी कर्ब्स लगाए गए, उनको इम्पोज़ किया गया, उनको जो है वो डिफरेंट जो वहाँ पर उस लिहाज से पाबंदियाँ लगाई गई। तो इस तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस पर काफ़ी कुछ जो है वो इम्पोज़ किया हुआ था, पाबंदियाँ इम्पोज़ की हुई थी। तो उन्होंने ये एग्री किया उस पैक्ट के अंदर कि हम वो सारी पाबंदियाँ उठा लेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस से। उसके बाद ब्रिटिश would also agree to release of those who were arrested for participating in civil disobedience movement, जो कि civil disobedience movement के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो लोग गिरफ्तार किए थे, जो लोग अरेस्ट किए थे, उनको वो छोड़ देंगे। तो ये भी इस पैक्ट का हिस्सा था। और लास्ट में इट वाज आल्सो एग्रीड दैट द ब्रिटिश वुड रिमूव द टैक्स ऑन सॉल्ट। तो टैक्स ऑन सॉल्ट के हवाले से हम पीछे पढ़ चुके हैं, जिन लोगों ने हमारा पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो वो देख सकते हैं कि क्या टैक्स था, किस तरह से हमने इसके हवाले से पढ़ा था। तो ये भी एग्री किया गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि वो जो टैक्स जो है उसको भी रिमूव कर दिया जाएगा सॉल्ट के ऊपर, विच अलाउड द इंडियंस, जो जिसके ख़त्म होने के बाद जो इंडियंस थे वो क्या कर सकते थे? प्रोड्यूस कर सकते थे, ट्रेड कर सकते थे, सॉल्ट को सेल कर सकते थे और लीगली एंड फॉर देयर ओन यूज़, और ख़ुद भी यूज़ कर सकते थे, जो कि पाबंदी लगा दी थी, जो टैक्स लगा दिया गया था। ठीक है, तो ये गांधी इरविन पैक्ट जो कि 1931 में साइन हुआ, इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स मैंने आपको बता दिए। इसी में से बेतहाशा जो है इंटरव्यू में आपसे सवाल किए जाते हैं, इवन एग्जामिनर यहीं से आपसे क्वेश्चन बना के पूछता है। मेन चीज़ हमें क्या होता है, हमने कॉन्सेप्ट से पढ़ना होता है, जो कि मैं चीज़ें आपको कॉन्सेप्ट से पढ़ाता हूँ, इसको गौर से सुना करें और नोट भी कर लिया करें। इसके बाद जो हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है 1931 में, विच इज़ नॉट
वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन समटाइम्स एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है कि खाकसर तहरीक जो है वो किसने स्टार्ट की और कब स्टार्ट की। जो खाकसर तहरीक है ये 1931 में स्टार्ट हुई, और किसने स्टार्ट की वो भी हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं खाकसर का मतलब क्या होता है। द वर्ड खाकसर मीन्स मेंबर ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो है खाकसर, ये है मींस अ मेंबर ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मुस्लिम्स, यानी कोई एक मिलिटेंट एक असला बरदार जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेंबर को खाकसर कहा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं द खाकसर मूवमेंट वाज पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ये एक पैरा मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन थी, एक जिस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस आप कह सकते हैं, इस तरह से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि खाकसर तहरीक किसने स्टार्ट की है, पीपीएससी में स्पेशली पूछा जाता है। तो अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी ने जो है खाकसर तहरीक स्टार्ट की थी इन कैओटिक सिचुएशन ऑफ द पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर ऑफ इंडिया, जो कि पॉलिटिकल सिस्टम वहाँ पर मौजूद था, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर वहाँ क्रिएट हुआ था। ठीक है, तो उसके बुनियाद पर इन्होंने अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी ने खाकसर मूवमेंट जो है वो स्टार्ट की थी 1931 के अंदर। उसके बाद आफ्टर सर्विंग फॉर अबाउट 17 ईयर्स एन एजुकेशनल डिपार्टमेंट, जो ये अल्लामा इनायतुल्लाह मशरिकी थी, ये बेसिकली एजुकेशनलिस्ट थे, जो कि 17 साल जो है उन्होंने इस डिपार्टमेंट में सर्व किया। इन 1931 ही proceeded to launch a movement to transform to Muslims into a well organized and disciplined force। तो इन्होंने एक फोर्स स्टार्ट की थी। बेसिकली इस फोर्स का कोई मोटिव नहीं था, मैं आज पढ़ रहा था, इस हवाले से रिसर्च भी कर रहा था। तो इस ये जो मूवमेंट बनाई गई थी, खाकसर मूवमेंट बनाई थी, इसका पॉलिटिकल कोई एक होता है, हर ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है तो उसका कोई मोटिव होता है, तो इसका कोई ऐसा कोई ख़ास मोटिव नहीं था। द मूवमेंट वाज एब्सोल्युटली नॉन पॉलिटिकल इन नेचर। ये जो मूवमेंट थी ये नॉन पॉलिटिकल थी एज एन एच इन नेचर, तो इसका जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम से कोई ताल्लुक़ नहीं था। ठीक है, इस हवाले से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या डिस्कस करने वाले हैं। कम्युनल अवार्ड एक 1932 में ये वाक़या हुआ है। कम्युनल अवार्ड क्या है, इसके हवाले से आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस हैं ये आपको आ रहे होंगे कि फ़लाँ पेपर में हमसे पूछा गया था, फ़लाँ में पूछा गया था, तो ऑब्वियसली इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। रमसे मैकडोनल्ड डिक्लेयर्ड कम्युनल अवार्ड इन 1932। एक चीज़ याद रख लीजिएगा, ये अवार्ड किसने अनाउंस किया, ये अवार्ड किसने डिक्लेयर किया, उसका नाम आपको पता होना चाहिए। रमसे मैकडोनल्ड ने ये अवार्ड जो है 1932 के अंदर क्या किया है, डिक्लेयर किया है। इस कम्युनल अवार्ड में है क्या चीज़, अगर आप लफ्ज़ कम्युनल को डिक्शनरी में देखते हैं तो आपको सारी चीज़ें वाज़े तौर पर क्लियर हो जाएंगी। द कम्युनल अवार्ड अनाउंस्ड ऑन 16 अगस्त 1932 को ये अवार्ड जो है वो अनाउंस किया गया। किस लिए अनाउंस किया गया वो भी पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से MCQs बनते हैं। द कम्युनल अवार्ड प्रोवाइडेड ए सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर डिप्रेस्ड क्लासेस। अब हमने 1909 में पढ़ा कि मुसलमानों ने अपने एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लड़े, फिर लखनऊ पैक्ट हुआ जिसमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई, लेकिन कम्युनल अवार्ड के अंदर भी सेपरेट इलेक्टोरेट की बात ज़रूर की गई, लेकिन किन के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। डिप्रेस्ड क्लासेस से मुराद है सिख हैं और डिफरेंट वो जो कम्युनिटी थी बिसाइड्स हिंदू और मुस्लिम्स के साथ रहते थे और डिप्रेस्ड क्लासेस थी, तो उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए कम्युनल अवार्ड अनाउंस किया गया। किसने अनाउंस किया, मैकडोनल्ड, रमसे मैकडोनल्ड ने ये इसको अनाउंस किया 1932 के अंदर। फिर हम पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री से अगर चंद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स उठाए जाएँ तो उनमें मैं इस टॉपिक को रखता हूँ। चौधरी रहमत अली इशूड अ पम्फलेट इन 1933। ये वो मौका था जहाँ पर अल्लामा इकबाल ने जब 1930 का एक खुतबा इलाहाबाद दिया, उसके बाद अगर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है इस एरा के अंदर तो वो चौधरी रहमत अली ने एक पम्फलेट जारी किया था 1933 के अंदर, जिसका नाम था नाउ और नेवर। आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं और बचपन से एक और चीज़ भी आपने पढ़ी होगी कि पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, तो पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने तजवीज़ किया। अच्छा, चौधरी रहमत अली रोट अ पम्फलेट नाउ और नेवर इन 1933। तो इसका आपने याद रखना है कि कब पब्लिश हुआ, ये पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो क्या चीज़ें आपने याद रखनी है, द पाकिस्तान डिक्लेरेशन। अगर आपसे पूछे कि पाकिस्तान डिक्लेरेशन वाज अ पम्फलेट, इसका अदर नेम जो है नाउ और नेवर की जगह अगर आपसे पूछा जाए तो ये पाकिस्तान डिक्लेरेशन के नाम से भी मशहूर है। पाकिस्तान डिक्लेरेशन वाज अ पम्फलेट रिटन एंड पब्लिश्ड बाय द चौधरी रहमत अली ऑन 28 जनवरी 1933। तो ये पर्टिकुलर डेट भी आपको याद रखनी होगी ताकि एग्जामिनर अगर यहाँ से कुछ पूछे तो आपको ये चीज़ आनी चाहिए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है, द टाइटल वाज नाउ और नेवर वाज
आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो है वो एक टाइटल कहा जाता है, इन्होंने जो उसका एक थीम कहा जाता है। अगर इसको मैं कह दूं कि उनका जो थीम था इस पम्फलेट का वो असल में क्या था, तो वो था आर वी टू लिव और पेरिश फॉर एवर। क्या हम रहना चाहते हैं या हमेशा के लिए मिट जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम था, जिसके बाद जो है काफ़ी चीज़ें मुख्तलिफ हुई और इन्होंने बाद में चल कर कायद-ए-आज़म को बहुत क्रिटिसाइज़ किया, पाकिस्तान बनने के बाद बहुत क्रिटिसाइज़ किया। वो किस वजह से किया वो मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूँ इसी लेक्चर के अंदर। ये तस्वीर आप इनकी देख सकते हैं। द वर्ड पाकिस्तान, जो पाकिस्तान का एक वर्ड है, वॉज यूज फॉर द फर्स्ट टाइम। जो पहली दफ़ा जो पाकिस्तान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो इस पम्फलेट के अंदर हुआ 1933 के अंदर। याद रखिएगा कि जो पहली दफ़ा पाकिस्तान वर्ड इस्तेमाल हुआ वो चौधरी रहमत अली ने अपने पम्फलेट के अंदर किया। अब ये क्या चीज़ थी, इसमें से इसको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझ लीजिएगा। द पम्फलेट प्रपोज दैट द 5 नॉर्दर्न यूनिट्स ऑफ इंडिया, जो 5 नॉर्दर्न यूनिट्स थे इंडिया के, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, अफगानिस्तान प्रोविंस, कश्मीर, सिंध एंड बलूचिस्तान बिकम ए स्टेट इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रपोज्ड इंडियन फेडरेशन। तो इन्होंने ये प्रपोज किया था उस पम्फलेट के अंदर। ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान के अंदर पी जो लफ्ज़ है वो पंजाब को रिप्रेजेंट करता है, एन जो है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को फ्रंटियर प्रोविंस यानी जो कि अब KP के है उसको रिप्रेजेंट करता है, के जो है वो कश्मीर को रिप्रेजेंट करता है, एस जो है वो सिंध को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसी तरह से ये जो लफ्ज़ थे ये किसी न किसी बुनियाद पर रखे गए थे। उसके बाद चौधरी रहमत अली इज़ क्रेडिटेड विद द नेम ऑफ पाकिस्तान, यानी चौधरी रहमत अली को क्या कहा जाता है, इन्होंने पाकिस्तान का नाम तजवीज़ किया। ठीक है, अगर आपने देखा होगा बचपन से हम एक ये चीज़ पढ़ रहे हैं 5वीं क्लास से 6ठी क्लास से, पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज़ किया, तो पाकिस्तान का नाम चौधरी रहमत अली ने 1933 के अंदर नाउ और नेवर अपने पम्फलेट के अंदर तजवीज़ किया। उसके बाद चौधरी रहमत अली वॉज बॉर्न इन 1897। तो इनका जो ये कब पैदा हुए, तो 1897 में पैदा हुए और इनका इंतकाल जो है वो भी याद कर लीजिएगा इसकी डेट, ये 1951 में इनका इंतकाल होता है। ठीक है, उसके बाद ही वॉज़ अ पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट एट यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज इन 1933। जो ये तालीम हासिल कर रहे थे 1933 में, वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से तालीम हासिल कर रहे थे जिस वक्त इन्होंने ये जो नाउ और नेवर जैसा पम्फलेट शाहकार लिखा। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947 चौधरी अली केम टू लाहौर। जब पाकिस्तान बना 1947 में तो ये पाकिस्तान आए। ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद द स्मॉलर पाकिस्तान। ये लफ्ज़ मैंने रेड लाइन में जो लिखा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा और तारीख़ में आपने काफ़ी दफ़ा सुना भी होगा। ही वॉज डिससेटिस्फाइड विद द स्मॉलर पाकिस्तान, जो कि हिस्सा दिया गया था पाकिस्तान को इस आज़ाद बहैसियत आज़ाद रियासत, ये उससे नाखुश थे। इनका ख्याल था कि इससे मज़ीद ज़्यादा टुकड़ा हमें मिल सकता था। ही सेंटेंस्ड कॉल जिना, इन्होंने जिना को बहुत बुरे अल्फाज में इन्होंने उनको पुकारा कि क्विज़लिंग आज़म फॉर एक्सेप्टिंग अ स्मॉलर पाकिस्तान। इन्होंने कायद-ए-आज़म को बहुत ही क्रिटिसाइज़ किया कि पाकिस्तान को इन्होंने बहुत कायद-ए-आज़म को कहा कि आपने एक पाकिस्तान को बहुत छोटे हिस्से में जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, हम इससे बड़ा हिस्सा हासिल कर सकते थे। तो इन्होंने बहुत बेतहाशा इनको क्रिटिसाइज़ किया, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को क्रिटिसाइज़ किया। चौधरी रहमत अली वॉज थ्रोन आउट ऑफ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इन 1948। तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने इनको पाकिस्तान से जो है वो निकाल दिया था, इनको यहाँ रहने की इजाज़त नहीं दी थी जब इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया उस वक्त के फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को। तो ये आज का हमारा लेक्चर था।